क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है। जो केमिकल रिएक्शंस मैं आपको करवाने वाली हूँ वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एग्जाम में इन रिएक्शंस को किए बिना नहीं जा सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए कि कौन सा वाला है। एसिड बेस वाला चैप्टर तो छोड़ना ही मत, और मेटल के सॉल्ट के साथ ही आपके पास वाटर भी यहाँ पर रिलीज होगा, और क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट प्रेजेंट था तो CO2 गैस भी इवॉल्व होती है। वाटर जो है बैड कंडक्टर है, तो उसको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए वी नीड मोर मोबाइल आयंस, वी नीड मोर फ्री आयंस। कि हमारे पास एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इसलिए हो रहा होगा कि क्योंकि जो गैस को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एयर से भी ज्यादा लाइट है। नोट्स ऑलरेडी मैं बनाकर लेकर आई हूँ खुद से, ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के, ये भी आपको मिलेंगे। हेलो हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, आज हम वन शॉट के अंदर आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है। हर एक चैप्टर में बेटा भर भर के केमिकल रिएक्शंस है। पर आज का ये जो सेशन होने वाला है इसमें जो केमिकल रिएक्शंस मैं आपको करवाने वाली हूँ, है ना, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एग्जाम में इन रिएक्शंस को किए बिना नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उन्हीं को भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ, नोट्स ऑलरेडी मैं बनाकर लेकर आई हूँ खुद से, ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के, ये भी आपको मिलेंगे। पर मेरा एक सजेशन है कि आप ये नोट्स खुद से बनाएं। जब मैं आपको रिएक्शन समझा रही होंगी, बता रही होंगी, तो आपको साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं। क्योंकि बेटा जी अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो चीजें आपको लर्न होने लगती हैं, साथ साथ ही सारी रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगी, समझ में भी ज्यादा बेटर आता है। तो आपको मेरे साथ साथ इन नोट्स को भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सबसे पहले बेटा मैंने ना चैप्टर वाइज रिएक्शंस को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस है, वो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है ना, इसकी क्या मैं कहती हूँ, मुझसे कभी भी कोई बच्चा पूछता है कि मैम हमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए कि कौन सा वाला है, तो हमेशा मेरा जो जवाब होता है ना बेटा वो यही होता है कि भाई एसिड बेस वाला चैप्टर तो छोड़ना ही मत। क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस तुम पढ़ते हो वो बार बार रिपीट होती हुई आपको दिखाई देंगी। आगे के चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट, जो रिएक्शंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं वो सेम रिएक्शंस बेटा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ उसके कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री और स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले चैप्टर में भी सेम केमिकल रिएक्शंस हमें रिपीट होती हुई दिखाई देती है। तो भाई सभी को समझ में आ गया है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो एसिड बेसिस की सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन आपको पता है यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस में एसिड के साथ मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवाया है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम क्या है बेटा जी, मेटल है। मेटल को जब मैं यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, आपको पता है जब भी हम एक्टिव मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ में बेटा जी हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर है, क्या क्या बनता है बेटा जी, क्या बोला मैंने, आपके पास ये क्या है, मेटल है, एक्टिव मेटल है, ध्यान रखना। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एक्टिव मेटल। ये आपकी बेटा जी एक्टिव मेटल है ना, जिसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होती है। मेटल को जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा तो आपके पास सॉल्ट बनता है, और साथ ही साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से हमने यहाँ पे मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया। सेकेंड हमारे पास जो मेटल यहाँ पर है वो है बेटा जी जिंक। जिंक को जब मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, अगेन मेरे पास उसी मेटल का सॉल्ट बन रहा है। क्या है बेटा जी, ये हमारा मेटल सॉल्ट है। क्या है, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। क्लियर है, सेम तरीके की रिएक्शंस है। नेक्स्ट रिएक्शन थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने ये चीज सुनी होगी, समझी होगी और पढ़ी भी होगी कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता। ये तुमने पढ़ा होगा, एक्सेप्ट टू मेटल्स। अगर मैं मैग्नीज और मैग्नीशियम की बात करती हूँ, उनको छोड़कर और दूसरी जो मेटल्स है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड हमारे पास बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो फर्दर है ना क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही होती है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी वजह से यहाँ पर एक्सेप्शन वाली जो रिएक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीज को मैंने डाइल्यूटेड 1% नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया तो मुझे क्या मिला बेटा जी, नाइट्रेट मिला, किसका, मेटल का, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। प्लीज मार्क इट डाउन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है, समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हमारे पास आती है जब हमने क्या रिएक्शन करवाया बेटा जी, ये NaOH क्या है, बेस है, और HNO3 इज एसिड, ठीक है। यानी कि जब बेस को बेटा हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब आपको पता है हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना, सॉल्ट बनेगा, और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस होगा, यानी कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस में बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पर आइए फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आइए। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को मैं HCl के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ। दिस रिएक्शन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मैंने आपको काफी बार ये वाली चीज बताई है, जब जब बेटा जी हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर कार्बोनेट होता है तब तब हमें प्रोडक्ट की साइड पर CO2 गैस का मिलना पक्का होता है। तो पहले तो हमें समझ में आ गया यहाँ पर कि हमें CO2 गैस इवॉल्व यहाँ पर हो रही होगी। सेकेंड पॉइंट बेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या फिर जो मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं इनका जो नेचर होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं, यस वो स्लाइटली बेसिक होते हैं। तो स्लाइटली बेसिक को जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे सॉल्ट बनेगा मेटल का, क्या बनेगा बच्चा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, और मेटल के सॉल्ट के साथ ही आपके पास वाटर भी यहाँ पर रिलीज होगा, और क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट प्रेजेंट था तो CO2 गैस भी इवॉल्व होती है। ये सेम रिएक्शंस बेटा जी आप कहाँ पर पढ़ते हो, जब आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कर रहे होते हो तो वहां पर भी यही वाली सेम रिएक्शंस रिपीट हो रही होती है कि भाई कार्बोनेट आयन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें कैसे कंफर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो तभी मैं कह रही हूँ कि एसिड बेस की रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारी की सारी रिएक्शंस करनी चाहिए, क्योंकि उसी चैप्टर की रिएक्शंस बार बार आपको पूरे सिलेबस में रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, HCl के साथ जब हम रिएक्शन करवाया तो हमें सॉल्ट मिला, वाटर, और साथ में SO2 गैस रिलीज हुई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हमारे पास सल्फेट प्रेजेंट होगा तब हमें SO2 गैस मिलती है, जब कार्बोनेट प्रेजेंट होगा तब CO2 गैस मिलती है। ये दोनों पॉइंटर्स को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर हमने क्या किया, मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर रिलीज होती हुई दिखाई देती है, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है सबको, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पर मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी कि एक बेसिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। तो भाई अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव आपके पास मेटल होती है उस केस में आपके पास मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है। अगर आपके पास कोई मेटल ऐसी है जो रिएक्टिव इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मीडियम रिएक्टिविटी की अगर कोई मेटल है, उसको अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वो भी हीट देकर या स्टीम की प्रेजेंस में, तब आपके पास मेटल का हाइड्रोक्साइड की जगह पे मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसको भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जैसे कि आयरन की अगर मैं बात करती हूँ तो आयरन का ऑक्साइड वहां पर बनता है, ठीक है, क्लियर। इस वाले पॉइंट को भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क कर लेना। ये तुम बचपन से ये वाली रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हो पर फिर भी तुम्हें आज तक इसके अंदर कंफ्यूजन है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या ले लिया मैंने मेटल का ऑक्साइड ले लिया है, एंड वी नो दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड है बेटा जी ये, ठीक है। अब मेटल के ऑक्साइड को हम बेसिक क्यों बोलते हैं, उसका रीजन बेटा ये खुद है। मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाया तब आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन रहा है, एक अल्कली, है ना, एक अल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से इसको हम सोडियम, है ना, ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, यानी कि हम मेटल ऑक्साइड्स को इसी वजह से बेसिक इन नेचर बोलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर है। नाउ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए FeCl3 है, उसको NaOH के साथ हमने रिएक्शन करवाया है, मेटल का क्लोराइड है यानी कि सॉल्ट है, उसको अगर मैंने, है ना, NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ध्यान से देखना बेटा जी, यहाँ पर FeOH के साथ जुड़ेगा और NaCl के साथ जुड़ेगा, जिससे हमें NaCl और साथ में NaOH मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं FeCl3 के अंदर जो हमारा Fe है वो +3 स्टेट में प्रेजेंट है, इसी वजह से यहाँ पर भी हमने +3 वाला लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर OH के नीचे थ्राइस हमें लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर बाई चांस किसी को ये याद नहीं हो बेटा जी कि हमारे पास जो आयरन होता है वो 2 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, Fe+2 एंड हमारे पास Fe+3 के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरस, क्या बोलते हैं, फेरस। और ये क्या है बेटा जी,
फेरिक है, ये क्या है, फेरिक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो Fe प्रेजेंट है वो +3 में प्रेजेंट है, ये क्या है, फेरिक क्लोराइड है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास ये तीनों टाइप की, ये ऊपर की ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये कैसी है बेटा जी, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। और थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो ये एग्जाम्पल हो गई आपके थर्मल डीकॉम्पोजिशन के, ठीक है जी। क्या हो रहा है यहाँ पर, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, क्या कर रहे हैं, इनका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन हीट करने के बाद मुझे कॉपर का ऑक्साइड और साथ में CO2 क्योंकि कार्बोनेट प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बेटा जी अगर आपके पास नाइट्रेट प्रेजेंट था तो आपको NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है। इस वाली रिएक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है ना, ये काफी बार आपके सिलेबस में रिपीट भी हो रही है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आती है। हीट करा, कैल्शियम का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मिला हमें, क्या मिला, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मिला और साथ में NO2 और साथ में आपके पास ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, KOH को, KOH ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कली जो होते हैं बेटा वो हमारे CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में वाटर भी रिलीज करते हैं, या तो इस तरीके से याद रखो, या फिर बहुत सिंपल सी बात है यार, आपको पता है CO2 क्या है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल है, यानी कि CO2 इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, जिसको KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो K2CO3 और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, पर यहाँ पे सॉल्ट कार्बोनेट बनेगा क्योंकि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बेटा जी अमोनियम क्लोराइड। जब भी आपके पास अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा उस केस में आपको वहां पर बेटा अमोनिया गैस निकलती हुई 100% दिखाई देगी ही देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट है तो यहाँ पर NH3 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अमोनियम के क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ तो मुझे कैल्शियम का क्लोराइड मिल जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कैल्शियम का क्या मिल जाएगा, क्लोराइड मिल जाएगा, और अमोनियम जो है यहाँ से गैस फॉर्म करेगी। साथ में यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड आयन था ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे साथ में हमें वाटर भी रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। कैल्शियम का क्लोराइड बना, अमोनिया गैस NH3 रिलीज हो गई, साथ में वाटर आपका फॉर्म हो जाएगा। ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन भी बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। चले आगे, ये वाली रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा अगला चैप्टर, बेटा देखो एसिड बेसिस में मैंने बस वही वाली रिएक्शन दी है जिनको मैं कहूंगी कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको मिनिमम करना ही करना है, इन रिएक्शंस को तो प्रैक्टिस आपको होना ही होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तो आपको प्रैक्टिस होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब आइए अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ एक पॉइंटर्स मैंने रिएक्शन के अलावा भी लिखे हैं ताकि चीजें तुम्हें ध्यान रहे, जिसमें सबसे पहले मैंने तुम्हें करवाया था कि यहाँ पर कलर्ड आयंस की अगर मैं बात करती हूँ, एक्सेप्ट दीज 3, इन तीनों को छोड़कर सारे के सारे एनायन हमारे कलरलेस होते हैं। तो सबसे पहले MnO4 नेगेटिव पिंक कलर का होता है, Cr2O7 नेगेटिव ऑरेंज कलर का होता है, एंड उसके बाद CrO4 नेगेटिव येलो कलर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए क्रोमेट, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन हमारे पास, इसके कलर्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। आपके पास K2Cr2O7 का कलर भी अगर आप देखते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर भी देखते हो तो कैसा दिखता है हमें, ऑरेंजिश होता है ना, क्योंकि वहां पे डाइक्रोमेट आयन प्रेजेंट होता है जो कि ऑरेंज कलर इंपार्ट कर रहा होता है। उसी तरीके से क्रोमेट भी हमारे पास येलो कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव ब्लू कलर का होता है कैटायन, इन सभी को छोड़ के सारे के सारे हमने याद किए थे कैसे होते हैं, हमारे पास कलरलेस होते हैं, तो हमें बस ये वाले याद करने हैं जो कि कलर्ड होंगे, ठीक है। हमारा जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो ब्लू कलर का होगा, Fe2 पॉजिटिव लाइट ग्रीन, Fe3 पॉजिटिव येलोइश ब्राउन कलर का होता है। निकल और हमारे पास जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है वो दोनों के दोनों ग्रीन होते हैं। उसी तरीके से Mn2 पॉजिटिव जो है हमारे पास पिंक कलर का होता है। इसको तो आप पोटेशियम परमैंगनेट से याद रख सकते हो बेटा। आपको पता है कि MnO4 का कलर पर्पल, डार्क पर्पल, या फिर कई बार बुक्स के अंदर पिंक भी लिखा हुआ होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका कलर तो ऑलरेडी हमने देखा ही है, पिंक है। तो जहां पर भी Mn2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है ना, वो कैसा कलर इंपार्ट कर रहा होगा, पिंक कलर इंपार्ट कर रहा होगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। अब बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, फटाफट से आइए। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, आपको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने 2 रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाई है ना, 2 रिएजेंट
रिएजेंट हमने लिए हैं जिनके साथ हमने सारी रिएक्शंस देखी हैं। पहला रिएजेंट हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। और दूसरा क्या है बेटा जी, हमारे पास एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा हमने वीक बेस लिया है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शंस है ना, ये सारी की सारी रिएक्शंस बच्चा सिमिलर है आपकी। तो सबसे पहले मैं NaOH के साथ रिएक्शंस यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो किस तरीके की रिएक्शंस यहाँ पर हो रही होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया है, हमने कैल्शियम का नाइट्रेट ले लिया, उसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा बेटा जी, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यहां पर बनेगा और सोडियम का नाइट्रेट बनेगा NaNO3, और साथ में आपको कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड के व्हाइट कलर के पीपीटी बेटा जी मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर हम कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगली रिएक्शन देखो, यहां पर हमने FeSO4 ले लिया है। FeSO4 के अंदर आपके पास जो Fe है बेटा वो +2 के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि फेरस आयन यहां पर आपका प्रेजेंट है। इसको अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करवाती हूं तो आपके पास आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो हमने आयरन का हाइड्रोक्साइड यहां पर बना दिया, जिसके ग्रीन कलर के पीपीटी प्रेसिपिटेट बन रहे होंगे। साथ ही साथ यहां पर सोडियम का सल्फेट भी बन जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, सॉल्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पर लेड का नाइट्रेट है जिसको मैं NaOH के साथ रिएक्शन करवा रही हूं। तो अगेन यहाँ पर सोडियम का नाइट्रेट बन रहा होगा और लेड का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे लेड के हाइड्रोक्साइड के बेटा व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं। ठीक है, और साथ में NaNO3 आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और सेम इसी तरीके से आपको बाकी रिएक्शंस भी करनी है, बिल्कुल सिमिलर है सारी की सारी रिएक्शंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, आप खुद से भी सारी रिएक्शंस के प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी FeSO4 को जब मैं यहां पर रिएक्शन करवाती हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर मैंने जो रिएजेंट है वो दूसरा ले लिया है ना, नया वाला रिएजेंट ले लिया है। पहले हम NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, यहां पर हमने वीक वाला ले लिया है। जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वी नो दैट ये क्या है, वीक बेस है ना, वीक रिएजेंट है। तो ये कैल्शियम के सॉल्ट के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं है, ये बात ऑलरेडी तुम्हें पता होगी, नहीं पता तो प्लीज एक बार जाकर रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैंने माइंड मैप सीरीज के अंदर भी ये सारी चीजें आपको बता रखी है एम्फोसिस करके, तो प्लीज अगर आपने अभी तक माइंड मैप नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड वॉच, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इन योर रिवीजन, राइट। तो यहाँ पर देखिए आयरन का हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनेगा, अगेन यहाँ पर जो है Fe+2 के अंदर बेटा प्रेजेंट है। ठीक है, Fe+2 के अंदर प्रेजेंट है और साथ में यहाँ पर अमोनियम का क्या बन जाएगा, सल्फेट यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर Fe है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड का जो कलर होगा वो कैसा होगा ग्रीन कलर के पीपीटी इसके बनते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आइए यहाँ पर FeSO4 मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, और नीचे क्या लगा दिया, थ्राइस, यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो आयरन है वो क्या है, फेरिक वाला प्रेजेंट है। कौन सा वाला प्रेजेंट है बेटा जी, फेरिक वाला प्रेजेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, क्या सभी को समझ में आया। आयरन का सल्फेट हमने यहाँ पर ले लिया है, Fe2SO4 आएगा भाई। ठीक है, आपको पता ही है अगर हमारे पास यहाँ पर आयरन हमने कहा है ना, यार पेन ले लेते हैं एक बारी, एक सेकेंड रुकना। यहाँ पर अगर हमने हमारा जो आयरन है वो किस में ले लिया है, अरे भाई ये क्या हो गया, आयरन का लेकर और ब्लू कॉपर कैसे बना दिया हमने, ब्लू कॉपर कैसे बना दिया। यहाँ पर रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड हमने बनाया है तो बेटा यहाँ पर आयरन का सल्फेट नहीं आएगा, इसको हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पर हमने हमें कॉपर का सल्फेट CuSO4 यहाँ पर लेना चाहिए। दिस इज मेरा एरर, मतलब मैंने लिखते टाइम शायद गड़बड़ कर दी है, तो हम इसको ठीक कर देते हैं। एक सेकेंड रुकेंगे सभी बच्चे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको ठीक कर लो। ठीक है, कॉपर सल्फेट हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। है ना, क्या ले रहे हैं, CuSO4 के साथ जब रिएक्शन करवा रहे होंगे तो ये जो कॉपर है इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम का सल्फेट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ब्लू कलर का यहाँ पर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, दिस इज द करेक्शन, इसको ठीक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल, डबल डिस्प्लेसमेंट होती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, सॉल्ट बन रहा है। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला चैप्टर शुरू होने जा रहा है बेटा, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करनी है, कवर करनी है ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही होता है बेटा इलेक्ट्रो प्लस में लाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, डीकंपोज करना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपको इसका क्या आना चाहिए, डीकंपोजिशन करना आना चाहिए, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना आना चाहिए। तो सबसे
पहले हम मोल्टन फॉर्म में ले रहे हैं। मोल्टन का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने पानी नहीं लिया है, पानी नहीं लिया यानी कि एब्सेंस ऑफ वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो PbBr2 को जस्ट अगर हम हीट करते हैं तो ये आयंस के अंदर फॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। फ्री आयंस यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, एक Pb+2 और साथ में 2Br नेगेटिव यहाँ पर बेटा जी आपके पास रिलीज होंगे। ठीक है, अब आपको पता है हमें, हमारे पास क्या है, हमें कभी भी पैनिक नहीं करना है, हमें कभी भी पैनिक नहीं करना। वी हैव अ ट्रिक टू लर्न कि हमारे पास कैथोड और एनोड के ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी पैनिक। क्या बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी बच्चा? पैनिक। ठीक है, PANIC, जो कि हमें क्या बताता है, पॉजिटिव इज एनोड। जो हमारी एनोड होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। एनोड इज पॉजिटिव और N4 क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इज कैथोड, नेगेटिव इज कैथोड। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? नेगेटिव इज कैथोड, क्लियर? यस और नो? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको 2 ट्रिक्स और बताई थी, NCR है ना, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। हमेशा और हमेशा कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑलवेज रिडक्शन। और उसी तरीके से PAO ये भी बताई थी, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव एनोड, एनोड हमेशा पॉजिटिव होती है और हमेशा एनोड के ऊपर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अच्छा, इसी के साथ एक ट्रिक और मैंने बताई थी आपको, OIL एंड RIG, जिससे हमें समझ में आता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होता क्या है। OIL RIG बताई थी कि नहीं बताई थी? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो भाई याद कर लो फटाफट से। क्या बताया था? O4 क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन। I4 क्या है, इज। L4 क्या है, लॉस। किसका लॉस करेंगे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे। R मतलब क्या है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। I4 क्या है, इज, एंड G4 क्या है, गेन। किसका गेन कर रहे होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ दूसरी ट्रिक्स भी यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। PANIC, PANIC जो क्या बताता है हमें, पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड। एनोड क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। N4 क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। I4 क्या है, इज, और C4 क्या है बच्चा, कैथोड। C4 क्या है, कैथोड है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? C4 क्या है, कैथोड है। क्लियर? यस मैम। फिर मैंने बताई आपको NCR। ठीक है, कैथोड पर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन। ये बातें पता होनी चाहिए भाई, नहीं तो नहीं हो पाएगा। PAO। ठीक है, एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लिख दो यहाँ पर, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में भी आ गया है, चमक गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है? अच्छा, अरे नेक्स्ट टॉपिक क्या बोली, रिएक्शन तो रह ही गई हमारी। आओ इसको डिस्कस करते हैं। क्या रिएक्शन डिस्कस करनी है हमें? यहाँ पर देखो, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, मैंने आपको कहा कि आयंस इसके यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है मैम, कैथोड के ऊपर तो हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। RIG से याद किया था। ठीक है, अब अभी हमने याद करा पॉजिटिव इज एनोड, जो हमारा PANIC था, उसमें हमें समझ में आया कि कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड अगर नेगेटिवली चार्ज है बेटा, आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो कैथोड है इसके ऊपर कौन माइग्रेट कर रहा होगा बेटा, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स योर नेगेटिवली चार्ज प्लेट यानी कि कैथोड। तो यहाँ पे Pb+2 आया। ठीक है, अब देखो, अगर बाई चांस तुम्हें ये बात नहीं भी पता कि हमारे पास कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो यार कि Pb के ऊपर +2 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसको अगर स्टेबल होना है, न्यूट्रल होना है, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन ही करेगा। ठीक है, तो भाई जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा के इसको Pb सॉलिड के अंदर आप कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी आपको पता ही है कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दिया। ठीक है, अब आगे आइए, नेक्स्ट है हमारे पास एट एनोड। एनोड क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है। PAO पॉजिटिव एनोड एंड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनायन विल माइग्रेट, एनायन माइग्रेट करेगा क्योंकि एनोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज है।
ठीक है। Br नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, दो Br नेगेटिव आयंस बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। यहाँ पे मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, है ना, दो Br नेगेटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Br2 का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो इस रिएक्शन की हैं वो क्या है, हमारे पास जो एनोड है उसके ऊपर ब्रोमीन इवॉल्व हो रहा है, रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स आपको मिल रही हैं। वहीं पे सिल्वर ग्रे मेटल आपको लेड जो है वो मिल रहा है कहां पर बेटा जी, कैथोड के ऊपर। तो ये सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ, नोट्स साथ साथ सभी बच्चे इसके बना लेंगे। क्या हम आगे मूव कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर अगला चैप्टर नहीं, यही वाला चैप्टर चल रहा है अभी तो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मैम जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं तो वहां पर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 ये एसिड क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आपको पता है यार कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है बैड कंडक्टर है, तो उसको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए वी नीड मोर मोबाइल आयंस, वी नीड मोर फ्री आयंस। तो उसीलिए हम उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास फ्री H पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। अब ये जो फ्री H पॉजिटिव आयंस हैं बेटा जी, ठीक है, ये कंडक्शन को बढ़ाते हैं। ये क्या करेंगे, फ्री H पॉजिटिव आयन विल इंक्रीज, है ना, फ्री H पॉजिटिव आयंस जो कि कहां से आए हैं, फ्रॉम एसिड से आए हैं, वो क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज, ये क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज कंडक्शन। ठीक है, ये कंडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले वाटर जो है बेटा जी टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस आपको मिलेंगे। वहीं पर यहाँ पर तो हमने क्या लिया है, एसिड भी लिया है। H2SO4 विल डिसोसिएट टू गिव 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा कैथोड तो आपका नेगेटिवली चार्ज होता था, तो यहाँ पर तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन आएंगे। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन हमारे पास दोनों की दोनों रिएक्शंस के अंदर H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस कहां पर इवॉल्व हो रही है, तो क्या बताओगे, कैथोड के ऊपर इवॉल्व हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट हमारे पास है एनोड। ठीक है, अब ये जो एनोड है ना, ये जो एनोड होता है ये कैसा होता है बेटा, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आयन माइग्रेट करेंगे। हमारे पास दो नेगेटिवली चार्ज आयन है, एक है हाइड्रोक्साइड और एक है सल्फेट। ठीक है, तो उन दोनों की लगेगी रेस, दोनों की दोनों माइग्रेट तो करेंगे, माइग्रेट तो बेटा दोनों एनायन करेंगे बस, बट किसका रिएक्शन होगा, कौन डिस्चार्ज करेगा, वो डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन के ऊपर, कौन जीतेगा। ठीक है, तो भाई इन दोनों के कंपटीशन में से जो जीतता है, जो विनर है, जो रेस को जीत रहा होता है, वो कौन होता है, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम हायर स्टैंडर्ड्स में सीखते हैं। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में लगती है रेस, और उस रेस में जो जीतता है वो हमारे पास कौन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। सल्फेट आयन थोड़े से स्लो होते हैं, ये इतना तेज नहीं भाग पाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, OH बना लेगा। अकेला OH बेटा जी स्टेबल नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे बेटा जी और भी तो बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, तो ऐसी ऐसी और रिएक्शंस भी हो रही होंगे जहां से दो OH आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, यहाँ पर मुझे वाटर और एक ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगेन बेटा एक अकेला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता है, ये फिर से दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर देगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन गैस कहां इवॉल्व हो रही है और हाइड्रोजन गैस कहां इवॉल्व हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगला चैप्टर हमारे पास जो जिसकी रिएक्शंस हमको डिस्कस करनी है वो है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी होता क्या है, मेटलर्जी का मतलब होता है बेटा जी एक्सट्रैक्शन करना, किसका, मेटल का, फ्रॉम देयर ओर्स, उसके ओर्स में से, और वो भी कन्वीनियंटली, है ना, आराम से और कॉस्ट इफेक्टिवली, ज्यादा पैसा खर्च किए बिना, ज्यादा यील्ड में। ठीक है, कम पैसे में या ज्यादा यील्ड में जब हम मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो मेटलर्जी के जो स्टेप्स हैं उसको हम एक बार समझेंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास कौन सा ओर है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ओर्स। ओर्स को अगर हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रशिंग ऑफ ओर्स करते हैं। ओर्स की क्या करते हैं, क्रशिंग। उसके बाद क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद मेटल ऑक्साइड्स जो हमारे पास होते हैं, है ना, भाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसको हटा देना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए आपने पढ़ा होगा फ्रूथ फ्लोट्रेशन का प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस, लीचिंग का प्रोसेस। तो ये सारे जो प्रोसेस है इनकी हेल्प से जितने भी आपके पास क्या होते हैं, इंप्योरिटीज होती है, उनको हम रिमूव करते हैं। अब इंप्योरिटीज को अगर हमने गैंग पार्टिकल्स को, इंप्योरिटीज का दूसरा टर्म क्या था बेटा जी, गैंग पार्टिकल्स। गंगू मत बोलना इसको, कुछ बच्चे गंगू गंगू बोलते हैं, तो गंगू नहीं है, गैंग पार्टिकल्स, राइट। तो जब हम इंप्योरिटीज को हटा देंगे तब हमारे पास
कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगा, यानी कि ओर्स ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमारे पास जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम कर लेंगे तो हम उनको मेटल, हमारे पास जो मेटल ओर्स होंगे, हमारे को क्या मिल गया यहाँ पर, हमको बेटा जी यहाँ पर मेटल का ओर मिल चुका है कंसंट्रेशन करने के बाद, है ना, सफाई करने के बाद मेटल का ओर मिल चुका है। अब मेटल के ओर में से मेरे को मेटल बाहर निकालनी है, तो मेरे पास पहला स्टेप होता है कि मैं उसको मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करूं, क्योंकि बेटा मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को निकालना इज फार फार इजियर, बहुत ज्यादा आसान है। अगर मेरे को किसी तरीके से मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा तो मैं उसको रिडक्शन करूंगी सिंपल, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, और मुझे मेटल मिल जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दूंगी। तो पहला प्रोसेस है कि आपको जो भी मेटल का ओर यहाँ पर मिला है उसको आप मेटल के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करोगे। उसके लिए वी हैव टू प्रोसेस, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं, कैल्सिनेशन बेटा कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं, और जो रोस्टिंग होती है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज की जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसका रिडक्शन करेंगे, हमें मेटल मिल जाएगा, उसकी रिफाइनिंग करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो रिफाइनिंग है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास उस पर्टिकुलर चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहले रोस्टिंग बेटा सल्फाइड ओर की होती है। यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करते हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड और साथ में SO2 गैस, ठीक है। जब भी सल्फाइड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर SO2 गैस बेटा जी रिलीज होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर अगेन मेरे को लेड का सल्फाइड है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको मैंने जो बर्न करा, हीट भी बेटा जी हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं, तो मुझे मेटल का ऑक्साइड और साथ में SO2 गैस यहाँ पर भी मिलेगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगी, SO2 गैस मिलेगी। बेटा ध्यान रखना, SO2 गैस यहाँ पर आपको रिलीज होती हुई दिखाई देगी। अगेन यहाँ पर कैल्सिनेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे होते हैं, बर्निंग करते हैं, ठीक है, जलाते हैं, इसको बर्न करते हैं, हीट अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो इस ऑक्सीजन के नीचे कि हमने क्या लिया है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पर हम रिएक्टेंट की साइड पर मेंशन भी नहीं करते, ठीक है, या फिर एब्सेंस भी कई बार बुक्स के अंदर लिख रखा होता है, क्या लिखेंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कर रहे होते हैं। अगेन यहाँ पर भी मेरे को क्या मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में CO2 गैस, क्योंकि ये कार्बोनेट और है, कार्बोनेट है तो CO2, साथ में मेटल का ऑक्साइड मिल रहा होगा। अब बेटा जी यहाँ तक मेरे को क्या मिल गया है, मेटल के ऑक्साइड। अब फर्दर मैं इसका रिडक्शन करवाऊंगी और मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बोलो भाई क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएंगे मेरे सिंपल तरीके से, है ना, क्या मिल जाएंगे मुझे, देखो जरा, मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये जो FeO मिला है ना, ये जो मुझे FeO मिला, इसको मैं कार्बन की हेल्प से, ये कार्बन COH2 ये तीनों की तीनों मेरे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये तीनों मेरे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं बेटा जी, ध्यान रखना। कौन कौन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। रिडक्शन करने के बाद मुझे मेटल मिल रहा है और साथ में जो जो रिएक्टेंट हमने लिया है, जो जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया है उसके बेसिस पर मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO2 और यहाँ पर क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। अगर मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो एक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो था बेटा जी मीडियम एक्टिविटी वाले। अगर आपके पास मेटल ऐसे हैं जो कि जिनकी रिएक्टिविटी लो है, उनको जस्ट बाय हीटिंग यू कैन रिड्यूस, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं हमारे पास HgO की, जो कि है मरकरी आपको पता है कॉपर के नीचे प्लेस्ड होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से आता है, तो इनको तो जस्ट हीट आप कर दोगे, रिडक्शन हो जाएगा, तो एज सच कोई रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर सिल्वर का भी उसी तरीके से, कॉपर का सल्फाइड आपको दे दिया है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, यानी कि उसकी रोस्टिंग कराई, क्या करवाई, रोस्टिंग, क्या करवाई, रोस्टिंग करवाई। तो भाई रोस्टिंग करवाने के बाद आपको कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में SO2। अब यहाँ पे कॉपर के ऑक्साइड को अगेन हमने कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया, मुझे SO2 और कॉपर यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों रिएक्शंस भाई मैं कह रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लो। मैं कह रही हूँ पूरे के पूरे सेशन में जितनी भी रिएक्शंस करवाई हैं वो तो आपको करनी ही करनी है, मिनिमम है, ये तो मिनिमम है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ KBr। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस होता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल।
अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे कि सोडियम हो गया और जैसे कि पोटेशियम हो गया, इनका जो केमिकल बॉन्ड बनता है, समझ लो हम क्यों यहाँ पर नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं। ये तुमने सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, आपने पढ़ भी रखी होंगी, तो भाई ध्यान रखना यहाँ पर होता क्या है, सोडियम और पोटेशियम जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनका जो केमिकल बॉन्ड होता है बेटा जी, इनका जो केमिकल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, विद ऑक्सीजन, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है। इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन जो है, इनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, अगेन मैंने KBr ले लिया, हीट करा, मुझे K पॉजिटिव और Br नेगेटिव मिल गया। एनोड आपको पता है यार, एनोड कैसा होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर एनायन माइग्रेट करेंगे, Br नेगेटिव हेयर विल माइग्रेट, और ये क्या करेगा, दो Br नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Br2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। वहीं पे कैथोड जो आपका होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होता है, NCr, कैथोड नेगेटिव, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है RIG, यानी कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो K पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पर हमें पोटेशियम मेटल मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। ऐसी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी बेयर्स प्रोसेस। ये बेयर्स प्रोसेस बेटा जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं फ्रॉम द बॉक्साइट ओर, उसमें आता है जब हम कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं, किसका, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे होते हैं। तो प्लीज आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, बेयर्स प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नेम्ड प्रोसेस है, ठीक है। आपसे आपके एग्जाम में बच्चा पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, Al2O3.2H2O, ये डाईहाइड्रेट हमारे पास होता है, जो एल्यूमिना होता है, ठीक है, जो बॉक्साइट ओर होता है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है, डाईहाइड्रेटेड हमारे पास ओर है, यानी कि हाइड्रेटेड ओर्स में प्रेजेंट होता है। NaOH के साथ इसको रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं, ये लीचिंग का प्रोसेस है, यानी कि हम इसकी कंसंट्रेशन कर रहे हैं। NaOH हमारा रिएजेंट है। NaOH हमारा क्या है बेटा जी, क्या है, रीएजेंट है। क्या है बच्चा, रीएजेंट है, ठीक है। और साथ में बेटा यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। अब इसको मैं फर्दर सेकंड प्रोसेस के अंदर, बेयर्स प्रोसेस में सिर्फ यही वाली रिएक्शन आएगी, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, NaAlO2 को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ हम क्या कर रहे हैं, आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कर रहे हैं। साथ में 2H2O वाटर यहाँ पर आपका रिलीज हो रहा है, NaOH, और हमने एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिल गया। एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को फर्दर हम 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, Al2O3, है ना, एल्यूमिना, और साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है बेटा जी, वाटर रिलीज हो रहा है। अब ये जो एल्यूमिना हमें मिला है, फर्दर इसके साथ हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो इतना प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिमूवल कर रहे हैं हमारी इंप्योरिटीज का, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ध्यान रखेंगे, अगला पॉइंटर के ऊपर आइए। स्टडी ऑफ कंपाउंड में, स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अमोनिया की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम देख रहे होंगे। प्रिपरेशन वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। हमने, आपको पता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था कि जब भी हमारे पास अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट के साइड पर, उसको हमने बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाया तो आपके पास कैल्शियम का तो क्लोराइड बन जाएगा, अमोनिया गैस, और साथ में वाटर रिलीज होगी। तो उसी सेम तरीके से हमने यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन कर लिया। आप देख पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन रिपीट हो रही है। मैंने अभी आपको एसिड बेस के अंदर भी ये सेम रिएक्शन करवाई थी। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास स्टडी ऑफ कंपाउंड में पूछी जा सकती है वो है कि भाई गैस का कलेक्शन कैसे होगा। तो गैस का कलेक्शन कैसे होगा ये आपको ध्यान रखना है। कलेक्शन बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर। एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट बेटा जी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जब भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा ना एयर का, उसमें आप समझ लेना कि हमारे पास एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इसलिए हो रहा होगा कि क्योंकि जो गैस को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एयर से भी ज्यादा लाइट है, तभी तो हमारे पास एयर का क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो नीचे जा रही है, और जो कलेक्शन वाली गैस है वो ऊपर आ रही होगी, ठीक है जी। दूसरा बेटा, एयर की हेल्प से उसका जब भी कलेक्शन करते हैं उसका रीजन ये होता है कि आपके पास वो पर्टिकुलर गैस वाटर के अंदर बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल है, इसीलिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर हमें ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस करना है तो ड्राइंग टावर के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उसके जो कंडीशंस है वो मैंने साथ साथ मेंशन करे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेबर्स प्रोसेस, जिसमें हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमने नाइट्रोजन गैस को
और हाइड्रोजन गैस को रिएक्शन करवाया है, ठीक है, और हमें अमोनिया गैस मिल गई। ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक। इसका प्रेशर आपको ध्यान रखना है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका होता है। अगर मैं इसके उसकी बात करती हूँ, कैटलिस्ट की बात करती हूँ, तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं कि क्या क्या इसके हमारे पास कैटलिस्ट है और प्रमोटर है। तो कैटलिस्ट बेटा जी आपके पास यहाँ पर फाइनली डिवाइडेड आयरन हम लेते हैं, और प्रमोटर हमारे पास मोलिब्डेनम और Al2O3 को एज अ प्रमोटर यूज करते हैं। प्रमोटर वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे कैटलिस्ट के रेट को भी बढ़ाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि प्रमोटर वो केमिकल स्पीसीज है जो कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं कैटालिसिस को, ठीक है। अब जो अमोनिया है वो हाईली सोल्यूबल होती है पानी में, ये वाला पॉइंटर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl गैस की मैं यहाँ पर बातें कर रही हूँ। NaCl को जब आपने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, यहाँ पर दो टेम्परेचर रेंज हमने ली है। एक तो वो है जिसमें टेम्परेचर रेंज जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, और दूसरी रेंज जो हमने ली है वो ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस ली है। तो जब हम क्या ले रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं, उस केस में हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो सोडियम का सल्फेट है। और यहाँ पर जब मैं लेस टेम्परेचर लेती हूँ, है ना, 200 से कम डिग्री टेम्परेचर लेती हूँ, तो मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साथ में HCl जो प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, हमारी गैस है। टेम्परेचर डिफरेंस का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, है ना, कि जिस तरीके से हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी हमें अलग मिल रहा होगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा जी, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले मैन्युफैक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर इसको स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के ऊपर हम चलते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हमें करना है, अमोनिया हमको लेनी है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करना है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि भाई हमें उसको इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। तो प्लेटिनम के प्रेजेंस में जब इसका कैटालिसिस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे NO मिल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहते हैं, और साथ में वाटर और हीट भी रिलीज हो रही है। तो ध्यान रखना, ये जो पहला वाला स्टेप है ये हमारा एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो NO का फर्दर ऑक्सीडेशन हम कर रहेंगे, तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर को थोड़ा सा कम आने देंगे। यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, प्लीज मार्क इट डाउन, 800 था, यहाँ पर 50 हमने होने दिया उसको, रूम टेम्परेचर लगभग, थोड़ा सा कूल डाउन करा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, NO2 के ऊपर NO2 का फॉर्मेशन हमने कर लिया बाय ऑक्सीडेशन। अब फर्दर हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास होगा, NO2 को फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर वाटर एंड हमने क्या ले लिया है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में मुझे क्या मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा एक्वस फॉर्म में। ये मेरे को मेरा नाइट्रिक एसिड मिल चुका है, ठीक है। अगली रिएक्शन इसके केमिकल प्रॉपर्टी से आप लगा लीजिए। स्टेबिलिटी जो होती है HNO3 की, प्योर फॉर्म में बिल्कुल भी ये स्टेबल नहीं होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, NO2 और वाटर, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। इसी वजह से इसको डार्क कलर की बोतल में भी स्टोर करके रखा जाता है। प्योर फॉर्म में नाइट्रिक एसिड स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। यहाँ पर PYQ आप मार्क कर लें और इसको अपने नोट्स में भी मेंशन कर लें, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम स्टेप वाइज यहाँ पे समझने वाले हैं। पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, SO2 का फॉर्मेशन करेंगे। SO2 को फिर हम SO3 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और SO3 को फिर हम H2SO4 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहला स्टेप जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ SO2 गैस। SO2 का प्रोडक्शन करेंगे तो हम 99.5% प्योर यहाँ पर क्या लेते हैं, सल्फर लेते हैं, उसको बर्न करेंगे तो मुझे SO2 मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो SO2 मुझे मिला है बेटा, उसके अंदर और बहुत सारी दूसरी गैसेस भी हो सकती है, उनकी इंप्योरिटीज भी हो सकती है, तो उनको सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, ठीक है। उन इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 3 हमारे पास होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। SO2 जो हमें स्टेप नंबर 1 से मिली थी, ठीक है, और स्टेप नंबर 2 में जो हमने प्योरीफाई कर लिया था, सारी इंप्योरिटीज हटा दी थी, उसको हमने ऑक्सीडाइज करवाया V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। ये हमारा कैटलिस्ट है, और साथ में प्लेटिनम हमने यहाँ पर ले लिया है, प्लेटिनम एंड V2O5 की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाई। 450 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया है, मुझे क्या मिल जाएगा, SO3, और साथ में हीट भी रिलीज होगी, यानी कि दिस पर्टिकुलर स्टेप इज आल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4।
SO4 के साथ उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे, हमें ओलियम मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? ओलियम मिल जाएगा। अब इस ओलियम को फर्दर हम डाइल्यूट करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और तो एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? H2SO4 होगा। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद अगला हमारे पास शुरू होने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो हमारे पास आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हमेशा एल्केन्स देते हैं। आपको ध्यान रखना है, एल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, क्योंकि एल्केन्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि कंपैरेटिवली जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वहां पर रिएक्टिव सेंटर्स हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो भाई वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पर समझे तो देखिए यहाँ पर CH3Cl मैंने क्या ले लिया? मिथाइल क्लोराइड। क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाती हूँ तो सिंपल यहाँ पर क्या बन जाएगा? अगर हम यहाँ पर देखें, एक सेकेंड रुकना, ये रिएक्शन को हम थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर से चलते हैं, है ना, कंप्लीट नहीं है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर CH4 ले लिया है। CH4 को मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रही हूँ Cl2 के साथ। जब मैंने इसको रिएक्शन करवाया तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा। इसका मैकेनिज्म समझो, Cl और Cl यहाँ पर है, और यहाँ पर ये जो इस तरीके से मीथेन है उसको आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? HCl, और ये जो एक क्लोरीन बचा वो यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या मिल गया मुझे? CH3Cl का यहाँ पर बेटा जी फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। स्टेप नंबर 1 ये है हमारे पास। फर्दर यहाँ पर आएंगे हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर। तो मिथाइल क्लोराइड को फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, इसमें प्रेजेंट एक और हाइड्रोजन बेटा जी हमारे पास बाहर निकलेगा, CH2 बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। CH2Cl2 को दोबारा से क्लोरीन के साथ हमने जब रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? CHCl3, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको भी हम रिमूव करवा देंगे बाय रिएक्शन, तो एंड में हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर है और समझ में भी आ गया है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का ऑक्सीडेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब भी हम ऑक्सीडेशन यहाँ पर कर रहे होंगे बेटा जी, आपको क्या क्या मिल सकता है? अल्कोहल मिल सकता है, ठीक है, एल्डिहाइड मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाते हो तो डायरेक्टली आपको एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको बीच के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि यहाँ पर हमने क्या लिया है और क्या टेम्परेचर है, क्या कंडीशन है, ठीक है। 475 केल्विन के ऊपर कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो मुझे अल्कोहल ही मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर MOO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाती हूं तो मुझे हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। और वहीं पे अगर मैं मैग्नीज का कोई कंपाउंड लेती हूं, उसकी प्रेजेंस में अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाती हूँ तो मुझे डायरेक्टली एसिड यहाँ पर मिलता है। तो ये जो कंडीशंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये कंडीशन सबको याद होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन के ऊपर हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा और हमेशा बेटा एल्कीन के ऊपर होता है, क्योंकि वहां पर आपके पास क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड इज द रिएक्शन सेंटर, जहां से दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करता है और उसके बाद वहां पर हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाती है। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन के अंदर, जहां पर मैं हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऐड करवा रही हूं। मैंने यहाँ पर एल्कील ने लिया है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल यहाँ पर लिया, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है। ये वाला बॉन्ड बेटा जी टूटेगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही एक वैलेंसी फ्री होगी तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था ये भी एक टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैच हो गया, तो हमें यहाँ पर है ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया, CH3 एल्केन मुझे यहाँ पर मिल गया। इसी का ही एप्लीकेशन है बेटा जो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। प्लीज मार्क स्टार हेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जाता है आपसे कि वेजिटेबल ऑयल जो हमारा अनसैचुरेटेड है, निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसको क्या करवाते हैं? वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो बैड होते हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। इसलिए डालडा घी के बारे में तुमने कभी सुना हो तो वो बैन कर दिया गया था, काफी साल पहले वो चलता था, ठीक है, क्योंकि वहां पर निकल की टॉक्सिसिटी पाई गई थी। जब इसका हाइड्रोजनेशन हम करवा रहे थे तो निकल थोड़ा सा रह जा रहा था, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही थी, प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और ज्यादा खराब था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। अगला हमारे पास है बेटा जी यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम क्लोरीन को ऐड करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन करवा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी फ्री हो जाएगी, फिर यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोनों कार्बन के ऊपर एक एक क्लोरीन हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है हेलोजनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन इज नोन एज
हेलोजनेशन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन यानी कि हाइड्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड को तोड़ा और यहाँ पर HOH में से बॉन्ड्स को तोड़ा, एक H यहाँ पर लग गया और OH जो था हमारा यहाँ पर लग गया, तो एडिशन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, चमक गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर हम एल्काइन का एग्जांपल ले रहे हैं। अगेन यहाँ पर एल्काइन जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे निकल की प्रेजेंस में, हमें एल्काइन से एल्कीन और फर्दर उसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन वैलेंसी फ्री करते जाएंगे और हाइड्रोजन को ऐड करते चले जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन पूछ ली जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये किसके एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे CH3OH, ठीक है, K2Cr2O7 हमने लिया है ना, ये क्या है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो अल्कोहल है उससे मुझे क्या मिल गया? मुझे एल्डिहाइड मिल गया। सेम कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का मेरे पास अल्कोहल है तो एक ही कार्बन का मुझे यहाँ पर एल्डिहाइड मिला है K2Cr2O7। फिर से मैंने डाला, फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो मेरे को सेम कार्बन का क्या मिलेगा? एसिड मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने अगले रिएक्शन को अगर हम देखते हैं, दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं है भाई, ये वाली रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऊपर वाली। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3O नेगेटिव जो है ये Na के साथ जुड़ जाएगा, CH3ONa यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स होते हैं बेटा C डबल बॉन्ड OR डैश। इस तरीके का अगर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये क्या होता है? हमारे पास एस्टर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वैसे ही एस्टर भी हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड कह लो या फिर कह लो इथेनोइक एसिड को। ठीक है, इथेनोइक एसिड को मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ? इथेनॉल के साथ। इथेनॉल के साथ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा जी? और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रही हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम ले लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये डिहाइड्रेशन करवाएगा, वाटर को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा जी? ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से समझना इसको, है ना, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहां से OH और यहां से आपका H रिलीज होगा, वाटर बाहर निकलेगा। अब जो बात पार्ट बच गया है उसको बस जोड़ करके आपको लिखना है। ठीक है, क्या क्या बचा? यहां से CH3CO, क्या लिखा? CH3CO। अगला O यहां से आ रहा है OC2H5 जोड़ दिया, ये क्या बन गया हमारे पास? एस्टर। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखो सेम सेम मैच हो रहा है ना। दोनों कार्बन के बीच में COO अगर कहीं पर लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हमारे पास एस्टर। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है एंड दिस प्रोसेस इज योर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। भाई डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, है ना। मैं इसको थोड़ा सा खोल कर लिख रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं इसको CH3 इस तरीके से H लिख सकती हूँ और CH2 के ऊपर OH मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर क्या ले लिया बेटा जी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा, वाटर निकल गया बाहर। ठीक है, वाटर बाहर निकला, क्या बन गया? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बेटा इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, वैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, है ना। एल्कीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है एल्कोहल से एल्कीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। तो भाई आई होप आप सभी बच्चों ने अच्छे से इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं आपको स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताती हूँ, जो मैंने करवाई है वो सारी सारी इंपॉर्टेंट है, पर मैं अगर आपको एक अरेंजमेंट बताऊँ, एक ट्रेंड बताऊँ, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड करते हैं ना एटॉमिक, हमारे एटॉमिक साइज का या फिर मेटलिक कैरेक्टर का, तो वैसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर लिखवाती हूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन,
ठीक है। एक्सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी होती है बेटा, जिसके अंदर हम एस्टर को NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हमें क्या मिलता है, सोप, और साथ में क्या मिलता है, एल्कोहल, इथेनॉल वापस मिल जाता है। ठीक है, तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद बेटा आपसे एडिशन रिएक्शन पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा हम कह सकते हैं हमारे पास डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। कंफ्यूज मत हो जाना, क्या लिख दिया मैम ने, ये इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये वाली केमिकल रिएक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि अभी अभी हमने जो पढ़ा था ना, मैंने तुम्हें करवाया था क्या चीज, बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्शन करवाया था ना, बेयर्स प्रोसेस जो करवाई थी, है ना। यहाँ पे बेयर्स प्रोसेस करने के बाद हमने क्या किया बेटा जी, बॉक्साइट ओर है, उसको रिएजेंट यूज करा NaOH। ठीक है, मुझे क्या मिल गया, सोडियम मेटा एलिमिनेट, साथ में वाटर निकल गया। अब ये 3 स्टेप का प्रोसेस है हमारे पास, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, शायद मैंने इसको 1 स्टेप प्रोसेस बोल दिया था शायद पहले गलती से, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेंगे, स्टेप नंबर 2। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 3। ये 3 स्टेप्स के अंदर हमने क्या कर लिया बेटा, एल्यूमिनियम, मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, एल्यूमिना मिल चुका है। अब ये जो एल्यूमिना है इसकी हेल्प से, है ना, मेरे को क्या मिल गया, मेटल का ऑक्साइड मिल चुका है। इसका मुझे क्या करवाना है बेटा जी, यहाँ पर क्या करवाना होगा, मुझे रिडक्शन करवाना है। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि मैम अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि भाई मेरे को यहाँ से एक्सट्रैक्शन करना है मेरे मेटल का, तो मुझे ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करूँ, क्या मैं यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि क्या मैं इसका रिडक्शन कर सकती हूँ, क्या मैं इसका रिडक्शन कर सकती हूँ बाय रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करना पड़ेगा। आंसर इज काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इस तरीके से निकाल पाएगा ऑक्सीजन को। तो इसलिए फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट ओर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस है ना, ये भी करना बहुत ज्यादा आसान नहीं था फॉर एल्यूमिना। इसलिए बेटा जी, है ना, बहुत साल पहले हमारे पास जो एल्यूमिनियम था बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल हुआ करती थी, क्योंकि इसको एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल था करना, क्योंकि ये जो हमारे पास Al2O3 इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 2050 लगभग इतने डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट डाउन करती है। फिर उसका फर्दर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा पाते थे, पर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे थे, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव हो रही थी प्रोसेस। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हमारे पास एक और प्रोसेस है ना, जो कि है हॉल्स एंड हेरॉल्स प्रोसेस। इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर थोड़ी सी फेरबदल करी, जिसकी वजह से हम इस टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर 2050 को, है ना, 950 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ पाए, है ना, इस टेम्परेचर को 950 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ पाए, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हमने क्या क्या चीजें ली थी, 20% मोल्टन एल्यूमिना, 60% 60% क्रायोलाइट और 20% हमने यहाँ पे फ्लोरस्पार लिया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन नहीं है पर रिएक्शन में यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला जो आपका सेशन हमने आज लिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। आई होप आपको मजा आया होगा, और प्लीज सभी बच्चे इसके नोट्स बना लेंगे, जो भी बच्चे नोट्स बना लेंगे इसके, है ना, और अच्छे से सारी रिएक्शंस को याद कर लेंगे, वो इसी वीडियो के, इसी लेक्चर के नीचे कमेंट करके मुझे बता के जाएंगे कि यस मैम हमने कर लिया है, याद भी और नोट्स भी बना लिए हैं। तो मिलते हैं बेटा इसी तरीके के बहुत, है ना, इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। और अब हम मिलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।